गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग क्लास। सबको गुड इवनिंग। कौन कौन आ चुका है? हर्ष, शिवम, संदीप, गुड इवनिंग आपको। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बाकी लोग भी जल्दी से आ जाएं, सब लोग जल्दी से आ जाएं। गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग। गुड इव गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। और हमें चलिए सबको गुड इवनिंग। और सब लोग बताइए कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? बढ़िया है? सब लोग कैसे हैं? सब लोग ठीक ठाक? सब लोग बढ़िया, मस्त, जबरदस्त है सब लोग? 1 मिनट हमें टाइम दीजिए। चलिए तो गुड इवनिंग सबको। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम, जिसके लिए बात करनी थी। तो सब लोग बढ़िया है यहाँ पे? सब लोग मस्त, सब लोग जबरदस्त है ना? सब लोग बिल्कुल ठीक है? तो चलिए उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सब बिल्कुल मस्त, बिल्कुल जबरदस्त होंगे। तो हमें क्या पढ़ना है? हमने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि आज हमें ग्लैंड टॉपिक पढ़ना है, आज हमें ग्रंथि टॉपिक पढ़ना है। ग्रंथि टॉपिक आपका सबसे टफ टॉपिक है, मतलब समझने में इसको टाइम लगेगा, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए सबसे पहले हम यही टॉपिक पढ़ाएंगे जिससे आप लोगों को, अगर आप लोग इस साल सीजीएल दे रहे हैं तो कम से कम 1-2 क्वेश्चन आप लोग का हो जाए। तो तैयार हैं सब लोग पढ़ने के लिए? सब लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए? हम तो हमेशा अच्छे होते हैं, हम तो हमेशा मस्त होते हैं। तो चलिए लिखिए आज का टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक कौन सा है? तो लिख लीजिए आप लोग। हम लोग सबसे पहले अपने ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे। ग्लैंड्स को हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हिंदी में हम लोग ग्रंथि नाम से जानते हैं। तो टॉपिक हमारा कौन सा है? ये ग्लैंड हो गया, ये हमारा ग्रंथि टॉपिक है। तो सबसे पहले आप लोग ये पूछेंगे ये ग्रंथि क्या होती है? हमें पता है आप लोग यही पूछेंगे, तो एक एक करके हम लोग हर चीज को डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये ग्रंथि, ये ग्लैंड क्या होता है? हम लोग कह सकते हैं जो ग्लैंड है इसको हम लोग पानी की टंकी से रिलेट कर सकते हैं। पानी की टंकी का मेन काम क्या है? वो पानी को स्टोर करता है, और जब भी घर में जरूरत होगा वो क्या करेगा? वो पानी को पास कर देगा। तो जो भी हमारा ग्लैंड है ये किसकी तरह काम करता है? ये हमारे पानी की टंकी की तरह। तो देखिए ये ग्लैंड होते क्या है? इन सिंपल कह सकते हैं ग्लैंड्स कुछ ऑर्गन है जो केमिकल बनाते हैं, जो रसायन बनाते हैं, और ये रसायन हमारे शरीर में प्रयोग होता है। ग्लैंड क्या है? ये कुछ ऑर्गन होते हैं, अंग है, जो रसायन का निर्माण करेंगे, और ये रसायन क्या होगा? हमारे पूरी बॉडी में प्रयोग होगा। जैसे आपको पता है ना इंसुलिन, इंसुलिन क्या होता है? ये हमारा हार्मोन है, ये हमारा केमिकल है। ये कहां से बनेगा? ग्रंथि द्वारा बनेगा। और ये इंसुलिन प्रयोग कहां पर होता है? हमारे शरीर में प्रयोग होगा, ताकि ये हमारे ब्लड शुगर को मेंटेन कर सके, ताकि ये हमारे रक्त के शर्करा को नियंत्रित कर सके। ऐसे देखे आप लोग का लिवर क्या होता है? आपका यकृत क्या है? यकृत भी एक ग्रंथि है। ये भी क्या करेगा? ये कुछ केमिकल का निर्माण करता है। और ये केमिकल क्या करेगा? तो हमारे पाचन में सहायता करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इन सिंपल ग्रंथि क्या हुई? ग्लैंड क्या हुआ? तो लिखिए आप लोग, लिखिए ये ग्लैंड्स क्या होते हैं? तो लिखिए ग्लैंड्स आर अ टाइप ऑफ ऑर्गन। लिखिए ग्लैंड्स आर अ टाइप ऑफ ऑर्गन which produce some chemicals. लिखिए glands are the type of organ which produce some chemicals for the use in our body. which produce some chemicals for the use in our body. ग्रंथि एक प्रकार के अंग होते हैं, ग्रंथि एक प्रकार के अंग होते हैं जो कुछ रसायन का निर्माण करते हैं। लिखिए ग्रंथि एक प्रकार के अंग होते हैं
जो कुछ रसायन का निर्माण करते हैं जिसका प्रयोग शरीर में होता है, जिसका प्रयोग शरीर में होता है। तो हमने क्या बोला, ग्रंथि एक प्रकार के अंग होते हैं कुछ जो कुछ रसायन का निर्माण करते हैं जिसका प्रयोग शरीर में होता है। तो आप लोग को पता चला ये ग्रंथि क्या है, ये हमारा ग्लैंड क्या है। तो अब हम लोग आगे क्या डिस्कस करेंगे, आपको क्या लगता है जो ग्रंथियां हैं ये कितने प्रकार की होती होंगी? सब लोग बताए हमारे शरीर में ग्रंथि कितने प्रकार की है। तो आप लोग को पता होना चाहिए शरीर में मेनली 2 प्रकार के ग्लैंड होते हैं। कितने प्रकार के? मेनली 2 प्रकार के ग्लैंड है। और ये 2 प्रकार के हमारे कौन कौन से होंगे? तो हम लोग लिख सकते हैं हमारा पहला ग्लैंड कौन सा है, हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्या होता है? ये हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा बहिस्रावी ग्रंथि है। क्या होगा? ये हमारा बहिस्रावी ग्रंथि है। तो देखिए हमारा पहला ग्लैंड क्या है, हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा एक्सोक्राइन है। और एक्सोक्राइन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारी बहिस्रावी ग्रंथि है। जबकि दूसरा कौन सा है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हमारी बॉडी में जो दूसरा ग्लैंड है ये हमारा एंडोक्राइन होता है। क्या है? ये हमारा एंडोक्राइन है। और एंडोक्राइन को हिंदी में किस नाम से जानते हैं? इसको हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। क्या कहेंगे? इसको अंतःस्रावी कहेंगे। तो आप लोग बताइए, अगर सिंपली पूछे हमारे शरीर में कितने प्रकार की ग्रंथियां होंगी, हमारे शरीर में कितने प्रकार के ग्लैंड होंगे, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये मेनली 2 प्रकार के हैं। और 2 प्रकार के कौन से हैं? एक हमारी बहिस्रावी, अगली कौन सी है, ये हमारी अंतःस्रावी है। तो पहले हम लोग दोनों को समझेंगे फिर हम आपको लिखवाएंगे ये बहिस्रावी क्या होती है, ये हमारी अंतःस्रावी क्या है। तो पहले हम लोग समझने पे फोकस करेंगे, उसके बाद हम पूरा लिखवा देंगे, सबका डेफिनेशन लिखवा देंगे। तो चलिए देखिए ये बहिस्रावी क्या है, सिंपली ये हमारा एक्सोक्राइन क्या है। तो नाम से क्या लग रहा है, पहला वर्ड यहाँ पर आपका बही है, बही का मतलब क्या हुआ, बाहर की तरफ। अगला वर्ड आपका श्रावी लगा है, इसका मतलब क्या हुआ, श्रावित होने वाला। तो देखिए ये बहिस्रावी क्या है, इन सिंपल क्या कहेंगे, वो सारी ग्रंथि, वो सारे ग्लैंड जो अपने केमिकल्स को बनाते कहाँ पर है, बनाते हैं शरीर के अंदर, लेकिन रिलीज कहाँ पर करते हैं, श्रावित कहाँ पर करते हैं, जो शरीर के बाहर श्रावित करते हैं। ऐसी ग्रंथि को हम लोग किस नाम से जानेंगे, इसी को बहिस्रावी कहते हैं। क्या कहेंगे? इसी को एक्सोक्राइन कहते हैं। तो वो सारे ग्लैंड जो अपने केमिकल्स को बनाएंगे शरीर के अंदर, पर रिलीज कहाँ पर करेंगे, शरीर के बाहर, ये सारा क्या है, ये सारा हमारा बहिस्रावी है। तो आप लोग बताइए क्या आप लोगों ने कभी पसीना देखा है? सब लोग बताए क्या कभी भी आपने पसीना देखा है? तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जो पसीना नहीं देखा होगा। आप लोग बताइए पसीना बनता कहाँ पर है, क्या लग रहा है, पसीना बनता कहाँ पर है? तो सबको पता है ना, जो पसीना है ये बनता है शरीर के अंदर। बनेगा कहाँ पर, ये बनेगा शरीर के अंदर। पर रिलीज कहाँ पर होता है, श्रावित कहाँ पर होगा? तो हम लोग कहेंगे ये हमारे शरीर के बाहर श्रावित होता है। तो बनेगा शरीर के अंदर, पर रिलीज कहाँ पर होगा, शरीर के बाहर। तो क्या लग रहा है, ये किसका एग्जाम्पल होगा? सब लोग बताइए ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये हमारा अंतःस्रावी है या फिर बहिस्रावी है? क्या लग रहा है, ये हमारा एक्सोक्राइन है या फिर हमारा बहिस्रावी या फिर हमारा एंडोक्राइन है। तो इन सिंपल कह सकते हैं ना, बन रहा है शरीर के अंदर, रिलीज कहाँ पर हो रहा है, शरीर के बाहर। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा बहिस्रावी होगा। क्या होगा, ये हमारा बहिस्रावी होगा। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या होगा, हमारा स्वेट ग्लैंड है। और स्वेट ग्लैंड को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारी स्वेद ग्रंथि होगी। क्या होगी, ये हमारी स्वेद ग्रंथि है। और ये किसका एग्जाम्पल है, बिल्कुल सबने सही आंसर दिया, ये हमारा एक्सोक्राइन होगा। क्या होगा, ये हमारा बहिस्रावी है। तो चलिए अब आप लोग बताइए और नेक्स्ट बताइए आंसू क्या होगा, आंसू किसका एग्जाम्पल होगा, ये एक्सोक्राइन है या फिर एंडोक्राइन है? पिंकी, आरोही, यशवर्धन, सिद्धार्थ, प्राची, आदित्य, सब लोग आंसर दे, आंसू किसका एग्जाम्पल है? आंसू भी आपका एंडोक्राइन होगा या फिर ये आपका एक्सोक्राइन होगा? तो आपको पता है ना आंसू कहाँ पर बनता है। बिल्कुल संदीप आपने सही आंसर दिया। और सब लोग आंसर दे, और सब लोग आंसर दे, हमारा आंसू किसका एग्जाम्पल होगा? आंसू जिस ग्रंथि से बनता है ये किसका एग्जाम्पल है? ये अंतःस्रावी होगा या ये भी आपका बहिस्रावी होगा? तो कौन है, अभिषेक, यशवर्धन, ऋतिक, जय, राजहंस, भूपेंद्र, सबने सही आंसर दिया। प्राची का भी आंसर सही है, रुपेश का भी आंसर सही है, सोनल, प्राजना, सबने बिल्कुल सही आंसर दिया। तो आपको पता है ना आंसू बनेगा कहाँ, ये भी आंखों के अंदर बनेगा, पर रिलीज कहाँ पर होता है, ये रिलीज आपके आंखों के बाहर होगा। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, हम लोग कह सकते हैं ये भी हमारा बहिस्रावी है, ये भी क्या है, ये भी हमारा एक्सोक्राइन है। तो देखिए अगला हमारा एग्जाम्पल क्या हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं ये हमारा लैक्रीमल ग्लैंड है। क्या होगा, ये हमारा लैक्रीमल ग्लैंड है। लैक्रीमल ग्लैंड को टीयर ग्लैंड कहते हैं या इसी को अश्रु ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को अश्रु ग्रंथि कहते हैं। ये भी एग्जाम्पल आपके बहिस्रावी का होगा। क्या होगा, ये भी आपका बहिस्रावी होगा। चलिए देखिए और एग्जाम्पल कौन सा हुआ, तो आप लोग बताइए हमारी लार बनाने वाली ग्रंथि किसकी एग्जाम्पल होगी? सब लोग बताए हमारी लार बनाने वाली।
तो आपको पता है ना, जो लार है ये ग्रंथि कहाँ पर होती है, ये हमारे जीभ के नीचे है। कहाँ पर, ये हमारे जीभ के नीचे है। लेकिन जब लार बनता है, ये बाहर निकलता है ना, ये आपका बाहर रिलीज होता है। तो जो आपका सलाइवरी ग्लैंड है, जो लार ग्रंथि है, ये भी क्या होगा, ये अंतःस्रावी होगा या बहिस्रावी होगा? क्या लग रहा है, ये भी हमारा अंतःस्रावी है या ये भी बहिस्रावी है? तो देखिए, बिना बताए आपने खुद आंसर दे दिया, ये भी क्या होता है, ये भी आपका बहिस्रावी होगा। क्या होगा, ये भी आपका एक्सोक्राइन है। तो अगला देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल क्या हुआ, हम लोग कह सकते हैं ये हमारा सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारी लार ग्रंथि है। तो लार ग्रंथि भी एग्जाम्पल किसका है, ये भी हमारी बहिस्रावी है। तो इन सिंपल बताइए, ये बहिस्रावी क्या होती है? सब लोग बताए इन सिंपल, ये बहिस्रावी क्या है? तो अभी तक जो आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्या है, वो सारे ग्रंथियां, वो सारे ग्लैंड जो अपने केमिकल को बनाते हैं शरीर के अंदर, रिलीज कहाँ पर करते हैं, शरीर के बाहर, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके बहिस्रावी होंगे, ये सारे आपके एक्सोक्राइन होंगे। तो अब एग्जाम्पल कौन देंगे, प्राजना, सत्यम, आरोही और हरीश, आप लोग आंसर देंगे। अच्छा ये बताइए, अगर हम आपसे पूछे हम लोग क्या हैं, आपको पता है ना, कल ही हमने बताया था ह्यूमन क्या होते हैं, हम लोग मैमल्स होते हैं, हम लोग स्तनधारी होते हैं। और स्तनधारी सिंपली चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सब में ब्रेस्ट होता है, सब में स्तन होता है। और हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जो फीमेल होती है ना, ये मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं। ये क्या करते हैं, ये दूध का निर्माण करते हैं। और जो हमारे शरीर में दूध के निर्माण वाली ग्रंथि है, इसको हम लोग मैमरी ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग दूध ग्रंथि कहते हैं। तो क्या लग रहा है, ये दूध बनाने वाली ग्रंथि किसका एग्जाम्पल होगी, ये हमारा अंतःस्रावी होगा या फिर बहिस्रावी? सब लोग बताए, ये हमारा अंतःस्रावी है या फिर हमारा बहिस्रावी है? तो सिंपली बताइए, मैमरी ग्लैंड जो दूध बनाने वाली ग्रंथि है, ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये किसका एग्जाम्पल होगा? इट इज एन एंडोक्राइन और इट इज एन एक्सोक्राइन। तो आपको पता है ना, जो भी मिल्क है, मिल्क कहाँ पर बनेगा? बिल्कुल पंकज और जय सही आंसर है, नौनीत और सत्यम का भी आंसर सही है, रश्मि, भूपेंद्र, राजहंस, ईश्वर, हर सब ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, सोनल का भी आंसर सही है, संदीप का भी आंसर सही है, शोभम का भी आंसर सही है। आपको पता है ना, मिल्क कहाँ पर बनता है? मिल्क बनता है शरीर के अंदर, पर रिलीज कहाँ पर होता है, स्रावित कहाँ पर होगा, ये शरीर के बाहर। इन सिंपल, ये भी किसका एग्जाम्पल है, हम लोग क्या कहेंगे, ये भी हमारा बहिस्रावी है। क्या होगा, ये भी हमारा बहिस्रावी है। तो अगला देखे, नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है? तो बिल्कुल विभीषण, आपका भी आंसर सही है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ये हमारा मैमरी ग्लैंड है। मैमरी ग्लैंड को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारी दुग्ध ग्रंथि है। ये भी क्या है, ये भी हमारी बहिस्रावी है। इसके अलावा और एग्जाम्पल क्या है, तो आप लोग बताइए, सुबह सुबह जब आप लोग उठते हैं, क्या आपके चेहरे पे कोई तेल होता है? अमरीश, आरोही, निखिल, योगेश, सब लोग बताइए, जब भी हम लोग सुबह उठते हैं, क्या हमारे चेहरे पे कोई तेल होता है या तेल नहीं होता है? वैसे हम मैक्सिमम, हमें पता है मैक्सिमम लोग का चेहरा सुबह चमकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि सुबह चेहरे पे तेल होता है। सुबह क्या होगा, चेहरे पे ऑयल होता है। और ये ऑयल क्या आप लोग रात में उठकर लगाते हैं? बताइए आप लोग, क्या आप लोग रात में उठकर लगाएंगे? ऐसा नहीं होता ना, ये तेल अपने आप बनता है, ये जो ऑयल है ये अपने आप बनता है। तो क्या लगता है, जो तेल बनाने वाली ग्रंथि है, ये किसका एग्जाम्पल होगा? बताएं आप लोग, जो भी हमारा ऑयल फॉर्मिंग ग्लैंड है, जो भी हमारा तेल बनाने वाली ग्रंथि है, ये भी किसका एग्जाम्पल है? तो हम लोग क्या कहेंगे, ये भी हमारा एक्सोक्राइन होगा। क्या होगा, ये भी हमारा बहिस्रावी है। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कह सकते हैं ये हमारा सीबेसियस ग्लैंड होता है। क्या होगा, ये हमारा सीबेसियस ग्लैंड है। सीबेसियस ग्लैंड को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारी तैलीय ग्रंथि है। या तैलीय ग्रंथि को अगला किस नाम से जानते हैं, इसी को श्लेष्म ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को श्लेष्म ग्रंथि कहते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल किसका हुआ, ये भी हमारे बहिस्रावी का। तो बहिस्रावी कुछ समझ आया? अभी हम लिखवाएंगे, परेशान मत होइए, अभी हम लिखवाएंगे, लेकिन अभी के लिए कुछ समझ आया, ये बहिस्रावी क्या है, ये हमारा एक्सोक्राइन क्या है। तो आप लोग को इतना तो समझ आ गया होगा, जो भी अपने केमिकल को बनाते कहाँ पर है, बनाते शरीर के अंदर है, रिलीज कहाँ पर करते हैं, शरीर के बाहर। इन सब को हम लोग बहिस्रावी कहते हैं, इन सब को हम लोग एक्सोक्राइन कहते हैं। लार ग्रंथि हो गया, पसीना वाली ग्रंथि हो गई, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, ये सब हमारे बहिस्रावी होंगे। क्या होंगे, ये सब हमारे एक्सोक्राइन है। तो यहां तक समझ आ गया? कुछ समझ आया या नहीं आया? अच्छा, योगेश को समझ आ चुका है, अभिषेक को भी समझ आ चुका है, बाकी लोगों को नहीं आया? क्योंकि अगर आप लोग को लग रहा है कि समझ आ गया है, तो अब तो असली ट्विस्ट आने वाला है। अभी तक तो हमने बहुत सिंपल सिंपल पढ़ा दिया, अब असली ट्विस्ट यहाँ पर आने वाला है कि एक्सोक्राइन होता क्या है, ये बहिस्रावी होता क्या है। तो चलिए अब हम लोग ट्विस्ट पर आएंगे। और ट्विस्ट क्या है, तो आप लोग बताएं, क्या कभी आप लोगों ने लिवर का नाम सुना है? बताएं आप लोग, क्या कभी भी आपने यकृत का नाम सुना है? हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसका नाम क्या है,
ये हमारा लिवर यकृत होता है। और आप लोग बताइए यकृत का क्या काम है, हमारे बॉडी में लिवर का क्या काम है। तो आप लोग कह सकते हैं जो लिवर है ना ये बहुत सारा काम करता है, इसका लगभग 500 फंक्शन है। हमारे बॉडी में ये 500 कार्यों को करता है। तो चलिए 500 कार्यों को तो हम नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन इसका मेन काम क्या है आपको पता होना चाहिए। जो हमारा लिवर है ना यहां से आपका एक केमिकल बनता है। इस केमिकल को हम लोग किस नाम से जानेंगे, ये हमारा बाइल जूस है। क्या होता है, ये हमारा बाइल जूस है। और बाइल जूस को हिंदी में पित्तरस नाम से जानते हैं। और ये पित्तरस का मेन काम क्या है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये वसा को पचाता है। क्या करता है ये वसा, ये जो भी हम लोग फैट वगैरह खाते हैं, जो भी घी खाएंगे, जो भी तेल खाएंगे, इसको कौन पचाएगा, ये हमारा बाइल जूस पचाता है। तो बिल्कुल महेंद्र भोजन का पाचन कहेंगे, लेकिन भोजन में ये किसका पाचन करेगा, ये हमारे वसा का पाचन करेगा। किसका, ये हमारे फैट का पाचन करेगा। तो एक मिनट रुकिए, थोड़ा एक पर्सन को ब्लॉक करा ले, स्टार्ट करे पहले, ब्लॉक कराने से फिर आपको पढ़ाते हैं। बस एक मिनट रुक जाएं आप लोग। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं। और क्या हम लोग पढ़ रहे थे, हमने बताया हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है जिसका नाम क्या है, ये लिवर, ये आपका यकृत है। यकृत से कौन सा जूस बनता है, यहाँ से बाइल जूस बनता है, यहाँ से पित्तरस बनता है। और इसका मेन काम क्या है, ये वसा का पाचन करता है, ये फैट का पाचन करता है। तो आप लोग बताइए क्या ये बाइल जूस हमारे शरीर से बाहर निकलता होगा। सब लोग बताए जो भी हमारा बाइल जूस है क्या ये शरीर से बाहर निकलता होगा। तो आपको पता होना चाहिए बाइल जूस जो है ना ये जनरली शरीर से बाहर नहीं निकलता। ये जनरली शरीर से बाहर नहीं निकलता, जब उल्टी वगैरह होती है तब ये बाहर निकलता है। तो जब आपका बाइल जूस शरीर से बाहर नहीं निकलेगा, लिवर हमारा कैसा ग्लैंड होना चाहिए, बताइए आप लोग, लिवर हमारा कैसा ग्लैंड है, ये हमारा अंतःस्रावी है या ये फिर हमारा बहिस्रावी है, क्या लग रहा है, ये हमारा एक्सोक्राइन है या ये हमारा एंडोक्राइन है। तो आप लोग क्या कहेंगे, बाइल जूस शरीर से बाहर नहीं निकल रहा है तो ये क्या होगा, ये हमारा एंडोक्राइन होगा। यही तो कहेंगे ना, ये हमारा एंडोक्राइन है। पर आप लोग को पता होना चाहिए यहाँ के लिए लिवर हमारा एक्सोक्राइन है, लिवर क्या होगा, ये हमारा बहिस्रावी है। तो आप लोग बताइए लिवर हमारा एक्सोक्राइन कैसे हुआ, आप लोग बताइए लिवर हमारा एक्सोक्राइन कैसे है। तो हमने बोला जनरली लिवर को एंडोक्राइन होना चाहिए, पर अभी क्या है, अभी हमारा लिवर एक्सोक्राइन है। चलिए देखिए ऐसी एक और ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि का नाम क्या है आपको पता होना चाहिए, ये हमारा पेनक्रियाज है। क्या है, ये हमारा पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज को हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको अग्नाशय नाम से जानते हैं। हमारे अग्नाशय से एक जूस का फॉर्मेशन होगा, ये जूस हमारा कौन सा है, तो हम लोग कह सकते हैं ये हमारा अग्नाशयी रस है। क्या है, ये हमारा पेनक्रियाटिक जूस है। और पेनक्रियाटिक जूस का मेन काम क्या है, तो ये हमारे प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करेगा, ये हमारे प्रोटीन का पाचन करता है। तो आप लोग बताइए जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस है ये भी शरीर से बाहर नहीं निकलता, ये भी हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकलता। तो पेनक्रियाज आपका किसका एग्जाम्पल होगा, बताएं आप लोग। जब हमारा अग्नाशयी रस शरीर से बाहर नहीं निकलता तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, बिल्कुल राहुल, पेनक्रियाज मिश्रित ग्रंथि है। लेकिन आपको बताना है यहाँ पर पेनक्रियाज क्या है, ये हमारा एंडोक्राइन है या ये हमारा एक्सोक्राइन है, बताइए आप लोग। यहाँ पर पेनक्रियाज क्या है, तो आपको पता होना चाहिए पेनक्रियाज यहाँ पे बहिस्रावी है, यहाँ पर एक्सोक्राइन है। तो बताइए दोनों लिवर और पेनक्रियाज दोनों यहाँ पर बहिस्रावी क्यों है, दोनों यहाँ पर एक्सोक्राइन क्यों है। और इसका आंसर कौन देंगे, एस आंसर देंगे, ऋचा आंसर देंगी और नवनीत आंसर देंगे। चलिए आप लोग बताइए पेनक्रियाज और लिवर दोनों यहाँ पर एंडोक्राइन क्यों, सॉरी दोनों यहाँ पर एक्सोक्राइन क्यों है, दोनों यहाँ पर बहिस्रावी क्यों है। तो आप लोग आंसर देंगे या हम खुद बताएं, बताइए आप लोग आंसर देंगे या हम खुद बताएं। अच्छा, वॉमिटिंग पर बाइल जूस बाहर निकलता है। चलिए पिंकी मान लेते हैं कि उल्टी करने पर बाइल जूस बाहर निकलता है तो वो हमारा एक्सोक्राइन है, पर पेनक्रियाटिक जूस तो कभी बाहर नहीं निकलता। और जब ये कभी बाहर नहीं निकलता तो पेनक्रियाज हमारा एक्सोक्राइन क्यों हो गया, ये हमारा बहिस्रावी क्यों हो गया, बताएं आप लोग। वाई पेनक्रियाज इज एन एक्सोक्राइन, ये एक्सोक्राइन क्यों है। तो चलिए अब हम आपको आंसर देंगे, आंसर दें हम। अच्छा सब लोग यही बोल रहे हैं आप बताएं, तो बिल्कुल हम तो बताएंगे ही ना। पहले हम आप लोग से पूछते हैं कि आप लोग दिमाग लगाइए, नहीं लगाएंगे तो हम तो हैं ही, हम तो आपको बताएंगे ही। तो चले देखिए व्हाई इट इज एक्सोक्राइन, तो आप लोग को पता होना चाहिए। बिल्कुल सिद्धार्थ आपने सही आंसर दिया। तो जो हमारा एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन को अगला हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग डक्ट ग्लैंड नाम से जानते हैं। किस नाम से, इसी को डक्ट ग्लैंड नाम से जानते हैं। और डक्ट ग्लैंड को हिंदी में हम लोग किस नाम से जानेंगे, इसको हम लोग नली युग ग्रंथि कहते हैं। क्या कहेंगे, इसी को नली युग ग्रंथि कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो भी बहिस्रावी है ना, बहिस्रावी को अगला किस नाम से जानेंगे, ये हमारी नली युग ग्रंथि है। तो अभी भी आप लोग को समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, अब हम आपको अच्छे से समझाते हैं। और आप लोग बताइए अगर सिंपली पूछे
जब भी हम लोग खाना खाते हैं, सारा खाना हमारा कहाँ पहुंचता है बताएं आप लोग? जब भी हम लोग खाना खाएंगे, खाना पचने के लिए कहाँ पर पहुंचता है? तो आपको पता है ना, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, सारा खाना हमारे स्टमक में पहुंचता है। कहाँ पहुंचेगा? सारा खाना हमारे आमाशय में पहुंचता है। लेकिन क्या लगता है, क्या सारा खाना आपका स्टमक अकेले पचा देता होगा? बताएं आप लोग, जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं, क्या सारा खाना अकेले स्टमक पचाएगा? ऐसा नहीं होता ना। स्टमक में बहुत सारे खाने हैं जो आपका लिवर पचाएगा। जो कौन पचाएगा? जो आपका पेनक्रियास पचाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कहेंगे, इधर हमारा एक ऑर्गन है, इस ऑर्गन को किस नाम से जानेंगे? ये हमारा लिवर होता है। क्या होगा? ये हमारा यकृत होता है। यकृत से हमारा जूस कौन सा बनता है? तो यहाँ से हमारा बाइल जूस, यहाँ से हमारा पित्तरस बनता है। ऐसे देखिए इधर हमारा ऑर्गन कौन सा है? तो ये हमारा पेनक्रियास होता है। क्या होगा? ये हमारा अग्नाशय है। अग्नाशय से कौन सा जूस बनेगा? तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ से अग्नाशयी रस बनता है। तो जो भी हमने खाना खाया सारा स्टमक में गया, लेकिन स्टमक अकेले खाने को नहीं पचाएगा। अग्नाशय से अग्नाशयी रस बनेगा, पेनक्रियाटिक जूस बनेगा, लिवर से बाइल जूस बनेगा। तो क्या लग रहा है, यहाँ पर जो भी बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस है, इसको कहाँ जाना चाहिए? ये कहाँ जाकर आपके खाने को पचाएगा? तो देखिए जो आपका स्टमक होता है ना, यहीं से एक पाइप लगी होती है, यहीं से एक आप लोग का स्ट्रक्चर जुड़ा होता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ये हमारी छोटी आंत है। क्या है? ये हमारी छोटी आंत है। तो आपको पता होना चाहिए, जो भी बाइल जूस है इसको कहाँ पहुंचना है? इसको छोटी आंत में पहुंचना है। जो भी पेनक्रियाटिक जूस है इसको कहाँ पहुंचना है? इसको छोटी आंत में पहुंचना है। तो लिवर से बाइल जूस बना, इसको कहाँ जाना है? छोटी आंत में। पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस बना, इसको कहाँ जाना है? इसको छोटी आंत में। तो क्या ये वाईफाई से छोटी आंत में पहुंचेगा? बताएं आप लोग, क्या हमारे पेट में कोई वाईफाई का नेटवर्क होगा जिससे वो वहां पहुंचेगा? ऐसा तो नहीं है ना। क्या होगा? यहाँ पर कोई ना कोई पाइप होगा, यहाँ पर कोई ना कोई नली होगी। और ये नली कौन सी होती है? तो आपको पता होना चाहिए, हमारा लिवर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से किसके द्वारा जुड़ा होगा? तो यहाँ पर एक नली होती है जिसको किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग पित्त की नली कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको पित्त की नली कहते हैं। ऐसे देखिए जो अग्नाशय है, ये भी छोटी आंत से एक नली द्वारा जुड़ा होगा जिसको हम लोग अग्नाशयी नली कहते हैं। जिसको क्या कहेंगे? हम लोग अग्नाशयी नली कहते हैं। तो इन सिंपल बताइए, अगर अब हम आपसे पूछे लिवर और पेनक्रियास अपने केमिकल को छोटी आंत में किसके द्वारा भेजेंगे? सब लोग आंसर दे। लिवर और पेनक्रियास, जो यकृत है और जो आपका अग्नाशय है, ये अपने केमिकल को छोटी आंत में किसके द्वारा भेजेंगे? ब्लड के द्वारा भेजेंगे या फिर किसी पाइप के द्वारा? बताएं आप लोग, ये ब्लड के द्वारा भेजेंगे या फिर किसी पाइप के द्वारा? तो आप लोग देख रहे हैं ना, बीच में पाइप लगा हुआ है। ये अपने केमिकल को पाइप से पास करते हैं, ये अपने केमिकल को नली से पास करते हैं। इसलिए इनको क्या कहेंगे? ये हमारा बहिस्रावी है। क्या होगा? ये हमारा बहिस्रावी है। तो आपको पता होना चाहिए, वो सारे ग्लैंड जो अपने केमिकल को किसी ना किसी नली द्वारा पास करे, किसी ना किसी डक्ट के द्वारा पास करे, इनको हम लोग बहिस्रावी कहते हैं। तो अब आप लोग बताएं, लिवर पेनक्रियास बहिस्रावी हो सकता है कि नहीं? अब तो हमने पूरा आप लोग को समझा दिया ना। अब आप लोग बताइए, लिवर और पेनक्रियास बहिस्रावी हो सकता है कि नहीं? ये हमारा एक्सोक्राइन हो सकता है कि नहीं? तो हमने बताया था, एक्सोक्राइन को ही नली युग ग्रंथि कहते हैं। और वो सारे ग्लैंड जो अपने केमिकल को किसी पाइप से पास करते हैं, जो किसी अपने केमिकल को किसी नली द्वारा पास करते हैं, इन्हीं को बहिस्रावी कहते हैं। क्या कहेंगे? इनको बहिस्रावी कहेंगे। चाहे तो बना लीजिए, वैसे गंदा सा डायग्राम है लेकिन समझने के लिए सफिशियंट होगा, तो बना ले इसको। अच्छा निवेदिता आप आई है, हमें लगा आप नहीं आए हैं आज। क्लियर हुआ यहां तक? बहिस्रावी क्या हुआ, क्यों इसको बहिस्रावी कहते हैं, लिवर बहिस्रावी क्यों है, पेनक्रियास बहिस्रावी क्यों है, ये सब कुछ हमने समझा दिया। तो इसको आप नोट कर ले, फिर हम आपको डेफिनेशन लिखवाते हैं। इसको नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद डेफिनेशन लिखवाएं कि ये बहिस्रावी क्या है। नंदलाल, उसके लिए फोकस होना चाहिए ना, फोकस होंगे सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर आप समझना ही नहीं चाहेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो समझने के लिए दिमाग यहां पर होना चाहिए, कमेंट करने से ज्यादा समझने पर फोकस होना चाहिए। हो गया यहां तक? अच्छा, कितनी आसानी से समझा दिए। तो इसलिए तो हम यहाँ है ना कि हम आपको आसानी से समझा दे प्रार्थना। वैसे ये टफ पार्ट होता है, ये बहुत मुश्किल पार्ट होता है, लेकिन अगर आप लोग समझ गए इसका मतलब आप लोग को, मतलब आप लोग भी दिमाग आपका तेज चलता है और हम भी आपको अच्छे से समझा सकते हैं। तो लिखिए एक्सोक्राइन का डेफिनेशन लिखिए आप लोग। एक्सोक्राइन बहिस्रावी का डेफिनेशन लिखिए आप लोग। देखिए, द ग्लैंड, डक्ट ग्लैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? एस, आंख तेज कीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, डक्ट ग्लैंड को हिंदी में क्या कहते हैं? सामने लिखा हुआ है ना।
एसआई का फुल फॉर्म सब इंस्पेक्टर नहीं है अमित, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। क्या होगा? ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। नहीं शोभम, लिवर और पेनक्रियाज के अलावा भी रोल होता है ना, वो सारा हम लोग डाइजेशन पाचन में पढ़ेंगे। लाल ग्रंथि का रोल क्या है, आपकी छोटी आंत का रोल क्या है, ये सब कुछ हम लोग पाचन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए लिखिए आप लोग बहिस्रावी ग्रंथि, आप लोग का एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो लिखिए, पहले हम इंग्लिश में बोलेंगे फिर हिंदी में बोलेंगे, एक साथ हम दोनों में नहीं बोल सकते। तो लिखिए आप लोग द ग्लैंड which produce its chemical, लिखे the gland which produce its chemical inside the body, the gland which produce its chemical inside the body and release it either inside or outside the body and release it either inside or outside the body by a duct, हिंदी में भी लिखिए, इंग्लिश में हम दोबारा बोलेंगे तो हिंदी में लिखे तब तक, वह ग्रंथियां जो अपने रसायन का निर्माण शरीर के अंदर, वह ग्रंथियां जो अपने रसायन का निर्माण शरीर के अंदर तथा इनका श्रावण शरीर के अंदर या बाहर, वह ग्रंथियां जो अपने रसायन का निर्माण शरीर के अंदर तथा इनका श्रावण शरीर के अंदर या बाहर नली द्वारा करे, तथा इनका श्रावण शरीर के अंदर या बाहर नली द्वारा करे। द ग्लैंड विच प्रोड्यूस इट्स केमिकल inside the body and release it either inside or outside the body and release it either inside or outside the body by a duct, वह सारी ग्रंथि जो अपने रसायन का निर्माण शरीर के अंदर तथा इनका श्रावण शरीर के अंदर या बाहर नली द्वारा करे, तथा इनका श्रावण शरीर के अंदर या बाहर नली द्वारा करे। इसी को क्या कहते हैं? ये हमारा बहिस्रावी है। क्या होगा? ये हमारा एक्सोक्राइन है। तो एक्सोक्राइन समझ आया? एक बार लिखने की कोशिश कीजिए, नहीं लिख पाए हैं तो दोबारा बोलिए, हम दोबारा बोल देंगे, दोबारा रिपीट कर देंगे। डन? या फिर रिपीट करना है? और जिनका डन हो चुका है ये एग्जाम्पल लिख ले तब तक वो लोग, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से ये एग्जाम्पल लिख ले। चलिए लिख ले, हम दोबारा बोल दे रहे हैं, दोबारा हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दे रहे हैं। हमने क्या बोला था? ये एक्सोक्राइन क्या है? द ग्लैंड। आराम से सुनिए, आराम से लिखिए आप लोग। द ग्लैंड विच प्रोड्यूस सिंपली द ग्लैंड विच प्रोड्यूस इट्स केमिकल इनसाइड द बॉडी, द ग्लैंड विच प्रोड्यूस इट्स केमिकल इनसाइड द बॉडी एंड रिलीज इट either inside or outside the body and release it either inside or outside the body by a duct। हिंदी में लिख लीजिए, वह ग्रंथियां जो अपने रसायन का निर्माण शरीर के अंदर, वह ग्रंथियां जो अपने रसायन का निर्माण शरीर के अंदर तथा इनका श्रावण शरीर के अंदर या बाहर, तथा इनका श्रावण शरीर के अंदर या बाहर नली द्वारा करे, इसी को बहिस्रावी कहते हैं। तो ये था आपका बहिस्रावी, ये था एक्सोक्राइन। तो एक्सोक्राइन में एक चीज आप लोग को हाईलाइट करना है, ये जब भी केमिकल को पास करेगा, किसके द्वारा पास करेगा? ये नली के द्वारा। किसके द्वारा? ये डक्ट के द्वारा पास करता है, ये नली के द्वारा पास करता है। श्रावण कैसे लिखाएगा? हर सम से पूछ रहे हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों आपका सेम होगा। तो क्लियर यहां तक? क्लियर हुआ यहां तक? अब एंडोक्राइन पे आए। सब लोग बताइए, ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है, इसलिए हमें बार बार पूछना पड़ रहा है कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर क्लियर नहीं हुआ तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, आप लोग को एंडोक्राइन समझ नहीं आएगा। तो अब आगे बढ़े या फिर दोबारा लिखना है, दोबारा बोलना है? अच्छा, हिना बोल रही है सुबह शेड्यूल में क्लास नहीं थी, लेकिन हमने कल ही बताया था ना कि क्लास तो होगी मेरी, हमने कल ही आप लोग को अनाउंस कर दिया था। तो चलिए अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? तो नेक्स्ट हमारा ग्लैंड कौन सा है, अगली ग्रंथि कौन सी है? तो हम लोग कह सकते हैं ये हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या होगा? ये हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? ये हमारी अंतःस्रावी है। क्या होगा? ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो देखिए ये अंतःस्रावी, ये एंडोक्राइन क्या होता है? तो नाम से क्या लग रहा है? अंता का मतलब क्या है? बनेगा भी बाहर, बनेगा भी शरीर के अंदर, रिलीज भी कहां पर होगा? रिलीज भी शरीर के अंदर होगा। तो इन सिंपल हम लोग क्या कहेंगे? वो ग्रंथि जो अपने केमिकल्स को बनाती है शरीर के अंदर और रिलीज कहां पर करती है? शरीर के अंदर। इसे क्या कहेंगे? ये हमारा अंतःस्रावी है। तो केमिकल को बनाते हैं शरीर के अंदर, रिलीज भी कहां पर करेंगे? शरीर के अंदर। ये क्या होगा? ये हमारा एंडोक्राइन है।
तो देखिए एंडोक्राइन के बारे में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो एंडोक्राइन है ना, ये हमारी ग्रंथि कैसी है, तो कह सकते हैं ये हमारी डक्टलेस ग्लैंड होती है। क्या होती है? ये हमारी नलिका विहीन ग्रंथि है। तो हम लोग एंडोक्राइन को अगला किस नाम से जानेंगे? इसी को हम लोग नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं, इसी को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। तो डक्टलेस ग्लैंड नाम से ही क्या लग रहा है, आप लोग बताइए, नलिका विहीन नाम से ही क्या लग रहा है? तो वो ग्रंथि जो अपने केमिकल को किसी नली के द्वारा पास नहीं करता है, किसी डक्ट के द्वारा पास ना करे, इसी को क्या कहेंगे? ये हमारी नलिका विहीन है। ये क्या होगा? ये हमारा डक्टलेस ग्लैंड होगा। तो क्या लग रहा है, जब ये अपने केमिकल को डक्ट के द्वारा पास नहीं करेगा, ये अपने केमिकल को किसके द्वारा पास करेगा? बताएं आप लोग। जब ये अपने केमिकल को नली के द्वारा पास नहीं कर रहा है, ये अपने केमिकल को किसके द्वारा? तो आपको पता होना चाहिए ये केमिकल को डायरेक्टली कहां भेजेगा? ये ब्लड अपने खून में भेज देता है, और जैसे ही खून में भेजेगा, खून से ये केमिकल पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, ये केमिकल पूरे शरीर में संचारित हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ये हमारा एंडोक्राइन होगा। क्या होगा? ये हमारा बहि अंतःस्रावी होगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए ये जब भी अपने केमिकल को पास करता है, किससे पास करेगा? ये अपने केमिकल को रक्त द्वारा पास करता है, ये अपने केमिकल को ब्लड द्वारा पास करता है। तो इसके लिए कोई अलग से आपका पाइप नहीं होगा, कोई भी नली नहीं होगा, ये केमिकल को ब्लड के द्वारा पास करेगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नलिका विहीन कहते हैं। इसको हम लोग डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। तो चलिए बताइए, अगर सिंपली पूछे एक्सो और एंडो में पहला डिफरेंस क्या होगा, क्या आप लोग बता सकते हैं? हमारे अंतःस्रावी और बहिस्रावी में पहला अंतर क्या होगा? तो आप लोग कह सकते हैं ना, जो एक्सोक्राइन है ये अपने केमिकल को किसके द्वारा पास करेगा? ये नली द्वारा पास करता है, ये डक्ट द्वारा पास करता है। जबकि जो एंडोक्राइन है, एंडोक्राइन अपने केमिकल को किसके द्वारा? ये ब्लड के द्वारा पास करता है। ये हमारा नली युक्त ग्रंथि होगा, जबकि ये क्या हो जाएगा? ये हमारा नलिका विहीन होगा। क्या होगा? ये हमारा नलिका विहीन होगा। तो ये आप लोग का मेन अंतर था, और मेन अंतर किसका था? आपका नली और नलिका विहीन का। एक पाइप द्वारा होगा, एक हमारा क्या होगा? विदाउट पाइप द्वारा होगा। तो बिल्कुल सही सबने आंसर दिया। तो ये तो हमारा पहला डिफरेंस था। अब देखिए और इसमें डिफरेंस क्या होता है, एंडो और एक्सो, इसमें दूसरा डिफरेंस क्या है? तो आप लोग को पता होना चाहिए जो हमारा जो हमारा एंडोक्राइन है, यहां से कौन सा केमिकल बनता है? तो यहां से जो भी केमिकल बनेगा, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग हार्मोन नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, जो भी आपका एंडोक्राइन है, यहाँ से जो केमिकल बनता है, इसको किस नाम से जानेंगे? इसको हम लोग हार्मोन नाम से जानते हैं। तो आप लोग बताइए, अगर सिंपली पूछे थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से बनता है, क्या आप लोग बता सकते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से बनता है? ये हमारे एंडोक्राइन से बनेगा या फिर एक्सोक्राइन से? क्या लग रहा है? ये हमारे एंडोक्राइन से बनेगा या फिर एक्सोक्राइन से? तो आपको पता है ना, हार्मोन लगा है, और जहां कहीं भी हार्मोन लगा, ये कहां से बनेगा? ये हमारे एंडोक्राइन, ये हमारे अंतःस्रावी से बनेगा। ऐसे देखिए एक्सोक्राइन से कौन सा केमिकल बनता है? तो हम लोग क्या कहेंगे, जो एक्सोक्राइन है यहां से दो केमिकल बन सकता है, और दो केमिकल क्या है? तो हम लोग क्या कहेंगे, यहां से पहला जूस बन सकता है। क्या बनेगा? यहां से पहला जूस बन सकता है। जैसे आपका बाइल जूस बना, पित्त रस बना, आप लोग का पेनक्रियाटिक जूस बना, तो यहां से आपका पाचक रस बन सकता है, जूस बन सकता है। या यहीं से अगला क्या बनेगा? तो यहां से हमारा एंजाइम बन सकता है। तो जो हमारे एक्सोक्राइन है, यहां से केमिकल कौन से बनेंगे? तो या तो यहां से जूस बनता है, या तो यहां से क्या बनेगा? हमारा एंजाइम बनता है। तो आप लोग बताइए, व्हाट इज एंजाइम? ये एंजाइम क्या होता है? क्या आप लोग बता सकते हैं व्हाट इज एंजाइम? ये एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम बताने से पहले हम आपसे पूछेंगे, क्या कभी भी आपने उत्प्रेरक का नाम सुना है? बताइए आप लोग, क्या कभी भी आपने कैटलिस्ट का नाम सुना है? सत्यम, कौशल और ऋतिक, निवेदिता, आप लोग आंसर दे। शाने, आप भी आंसर दीजिए। हमें नहीं पता शाने बोलेंगे कि शेन बोलेंगे, जो भी है आप भी आंसर दीजिए। अच्छा ये बताइए, व्हाट इज कैटलिस्ट? ये उत्प्रेरक क्या होते हैं? बता सकते हैं आप लोग? व्हाट इज कैटलिस्ट? ये उत्प्रेरक क्या होते हैं? तो केमिस्ट्री तो पढ़ा होगा ना, और केमिस्ट्री में आपने ये भी पढ़ा होगा कि उसमें कुछ कंपाउंड होते हैं, जिनको किस नाम से जानते हैं? जिसको उत्प्रेरक नाम से जानते हैं। तो जय ने सही आंसर दिया है, सिद्धार्थ ने भी सही आंसर दिया है। बाकी सब लोग आंसर दे। क्या होता है उत्प्रेरक? ये तो बताइए। हाँ जी मैम नहीं बताना है, आपको उत्प्रेरक का डेफिनेशन बताना है। ये उत्प्रेरक क्या होते हैं आपको ये बताना है। चलिए दीपशिखा का भी आंसर सही है, और किसका आंसर सही है बताएं सब लोग? उत्प्रेरक नाम नहीं सुना है आप लोगों ने, सच में नहीं सुना है। शिवम का भी आंसर सही है, और कौन है? अभिषेक और लाडू का भी आंसर सही है। तो देखिए क्या होता है, बिल्कुल शोभम का भी आंसर सही है, शेन का भी आंसर सही है, ऋतिक और कौशल का भी आंसर सही है। तो देखिए व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट क्या होते हैं? ये हमारे उत्प्रेरक क्या होते हैं? तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये कुछ कंपाउंड है, ये कुछ यौगिक है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। तो वो सारे यौगिक जो अभिक्रिया के दर को बढ़ाएंगे, इसी को मेनली उत्प्रेरक नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, याद रहना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाए।
तो आप लोग बताएं, क्या हमारे शरीर में कुछ केमिकल रिएक्शन होते होंगे? बताएं आप लोग, क्या हमारे शरीर में कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे? तो आपको पता है ना, डाइजेशन जो है ये हमारा केमिकल रिएक्शन है। हमारा ब्लड क्लॉटिंग होता है, खून का थक्का जमना होता है, ये भी क्या होगा? हमारा केमिकल रिएक्शन है। तो हमारे शरीर में कुछ रासायनिक अभिक्रिया है, इसके रेट को जो बढ़ाएंगे, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग एंजाइम नाम से जानते हैं। तो हमारे शरीर में जो भी केमिकल रिएक्शन है उनके रेट को बढ़ाने वाले कंपाउंड को किस नाम से जानते हैं? ये हमारे एंजाइम होते हैं। और एंजाइम को इन सिंपल हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग कह सकते हैं दे आर बायो कैटलिस्ट। ये क्या होते हैं? ये हमारे जैविक उत्प्रेरक है। तो हमारे एंजाइम क्या होते हैं? हम लोग कह सकते हैं ये हमारे जैविक उत्प्रेरक है। तो शरीर के अंदर जो भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा ये हमारे एंजाइम होते हैं। ये क्या होते हैं? ये हमारे विकर होते हैं। तब आप लोग बताइए, अगर सिंपली हम आपसे पूछे पेप्सिन एंजाइम कहां से बनता होगा? ये हमारे अंतःस्रावी से बनेगा या फिर बहिस्रावी से? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, तयशोभम इंसुलिन हार्मोन होता है, इंसुलिन एंजाइम नहीं होता। तो चलिए बताइए, अगर हम आपसे पूछे पेप्सिन एंजाइम कहां से बनेगा? ये हमारा एंडोक्राइन से बनेगा या एक्सोक्राइन से बनेगा? क्या लग रहा है? ये हमारे अंतःस्रावी से बनेगा या फिर बहिस्रावी से? तो आपको पता है ना, जहां कहीं भी एंजाइम लगा होगा, एंजाइम हमेशा कहां से बनता है? ये हमारे एक्सो से बनता है। बिल्कुल यशवर्धन, ये हमारे बहिस्रावी से बनेगा। तो चाहे जूस लगाओ, चाहे आप लोग का एंजाइम लगा हो, ये हमेशा कहां से बनता है? ये हमारा बहिस्रावी से। तो ये था आपका एंडो और एक्सो में डिफरेंस कि यहाँ से एंजाइम और जूस बनता है, यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से हमारा हार्मोन बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ से हार्मोन बनेगा। तो लिखिए एंडोक्राइन का डेफिनेशन। आप लोग एंडोक्राइन का डेफिनेशन लिखे। बिल्कुल पता है, चाहे जूस लगा हो, चाहे एंजाइम लगाओ, ये हमेशा बहिस्रावी से बनता है। जहां हार्मोन लगाओ, हार्मोन कहां से बनेगा? ये हमारे अंतःस्रावी से बनेगा। तो लिखिए आप लोग अंतःस्रावी का डेफिनेशन। एंडोक्राइन लिखिए, ये एंडोक्राइन क्या होता है? ये हमारी अंतःस्रावी क्या होती है? तो लिखिए द ग्लैंड विच प्रोड्यूस, आराम आराम से बोल रहे हैं आप लोग, आराम आराम से लिखिए। द ग्लैंड विच प्रोड्यूस इट्स हार्मोन, the gland which produce its hormone inside the body and also release it inside the body by blood, not by a duct, the gland which produce its chemical inside the body, and also release it inside the body बाई ब्लड नॉट बाई अ डक्ट। हिंदी में लिखिए, दोबारा हम बोलेंगे तब तक हिंदी में लिखिए आप लोग। वो ग्रंथि जो अपने हार्मोन का निर्माण शरीर के अंदर, वो ग्रंथि जो अपने हार्मोन का निर्माण शरीर के अंदर तथा इनका श्रावण शरीर के अंदर रक्त द्वारा करे, तो वो ग्रंथि जो अपने हार्मोन का निर्माण शरीर के अंदर तथा इनका श्रावण शरीर के अंदर रक्त द्वारा करे, इसको क्या कहते हैं? ये हमारा अंतःस्रावी है। ये क्या होगा? ये हमारा एंडोक्राइन है। तो दोबारा हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, फिर दोबारा हिंदी में बोलेंगे। तो हमने क्या बोला था? द ग्लैंड विच प्रोड्यूस इट्स हार्मोन इनसाइड द बॉडी एंड ऑल्सो रिलीज इट इनसाइड द बॉडी by blood not by a duct, वह ग्रंथि जो अपने हार्मोन का निर्माण शरीर के अंदर तथा इनका श्रावण शरीर के अंदर रक्त द्वारा करे, इसी को क्या कहेंगे? ये हमारा एंडोक्राइन है। ये क्या है? ये हमारा अंतःस्रावी है। तो ये था अंतःस्रावी। तो कुछ समझ आया इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ये एंडोक्राइन क्या है, ये एक्सोक्राइन क्या है, ये अंतःस्रावी क्या है, ये बहिस्रावी क्या है? तो हमने क्लियरली बता दिया कि जो नली द्वारा अपने केमिकल को पास करता है ये बहिस्रावी होता है। जो आपके ब्लड के द्वारा केमिकल को पास करेगा ये हमारा एंडोक्राइन है। और आपके एक्सोक्राइन से क्या बनता है? यहाँ से जूस या एंजाइम बनते हैं। जबकि एंडोक्राइन से क्या बनेगा? यहाँ से हमारा हार्मोन बनता है। क्या बनेगा? यहाँ से हमारा हार्मोन बनता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और एस जितने देर में आप कमेंट करते हैं ना उतने देर में पढ़ाई कर लेंगे। और एस कोशिश कीजिए मेरे क्लास में कम से कम कमेंट करने के लिए, नहीं तो अगली बार आपके कमेंट पे हम आपको ब्लॉक कराने वाले हैं। आपको ज्यादा ही ज्ञान दे रहे हैं, इतना ज्ञान मत दीजिए, नहीं तो हम आपको पक्का ब्लॉक करा देंगे। तो यहां तक क्लियर? समझ आया क्या है ये एक्सोक्राइन क्या होता है, ये एंडोक्राइन क्या होता है?
तो क्या लग रहा है इस टॉपिक में मेनली हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? यहाँ पे अंतःस्रावी पढ़ेंगे या फिर बहिस्रावी पढ़ेंगे? बताएं आप लोग, इस टॉपिक में मेनली हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? तो देखिए जो बहिस्रावी वाला है ना, ये हम लोग डाइजेशन पाचन में पढ़ेंगे कि लाल ग्रंथि का रोल क्या होता है, लिवर का रोल क्या होता है, पेनक्रियास का रोल क्या है। तो यहाँ पर मेनली हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हम लोग अंतःस्रावी एंडोक्राइन को डिस्कस करेंगे। तो लिखिए आप लोग हेडिंग, और अगला हेडिंग क्या हो जाएगा? लिखे लिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। लिखे लिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथि की सूची। लिखिए अंतःस्रावी ग्रंथि की सूची, लिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमने बताया एक्सोक्राइन हम लोग कहाँ डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग डाइजेशन। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर हमारा एंडोक्राइन होगा, यहाँ पर हमारा अंतःस्रावी है। तो क्या लग रहा है हमारे शरीर में टोटल कितने एंडोक्राइन होते हैं? क्या आप लोग बता सकते हैं हमारे शरीर में टोटल कितने एंडोक्राइन है? हमारे शरीर में टोटल कितने अंतःस्रावी हैं? तो सबको पता होना चाहिए शरीर में टोटल 9 अंतःस्रावी होती हैं। और ये 9 अंतःस्रावी हमारी कौन सी है? तो वही हमें डिस्कस करना है। ये ग्लैंड कौन कौन से हैं, इनका लोकेशन कहाँ पर है, ये क्या काम करते हैं, इनसे हार्मोन कौन सा बनता है, इनसे बीमारी कौन सी होती है, हमें सबको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग नाम डिस्कस करें, और नाम हमारा कौन सा है? तो क्या कहेंगे? हमारा सबसे पहला एंडोक्राइन कौन सा है? ये हमारा हाइपोथैलेमस है। क्या होगा? ये हमारा हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या होता है तो हम आपको पढ़ाएंगे। ये हमारे ब्रेन का पार्ट है, मस्तिष्क का पार्ट है। और ये किसकी तरह काम करता है? ये आपके ग्रंथि की तरह काम करता है। तो पहला हमारा एंडोक्राइन क्या हुआ? हम लोग कहेंगे ये हमारा हाइपोथैलेमस। इसका कोई हिंदी नहीं है, इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में क्या कहते हैं? दोनों में हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो ये है हमारा पहला एंडोक्राइन। अब देखिए अगला ग्रंथि कौन सा है? तो हम लोग क्या कहेंगे? जो दूसरी ग्रंथि है ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। क्या होगा? ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसको हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड हमारा ग्लैंड कौन सा है? तो ये हमारा पीनियल बॉडी होता है। क्या होगा? ये हमारा पीनियल बॉडी है। पीनियल बॉडी को हिंदी में किस नाम से जानेंगे? ये हमारा पीनियल काय होता है। क्या होगा? ये हमारा पीनियल काय है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा ग्लैंड कौन सा है? तो हम लोग क्या कहेंगे? अगला जो ग्लैंड है ये हमारा कौन सा है? ये हमारा थायराइड होता है। और थायराइड को हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं? ये हमारी ऑटो ग्रंथि है। क्या होगा? ये हमारी ऑटो ग्रंथि है। इसके बाद अगला ग्लैंड कौन सा है? तो हम लोग क्या कहेंगे? ये हमारा पैराथायरॉइड है। क्या होगा? ये हमारा पैराथायरॉइड है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ये हमारी परा ऑटो ग्रंथि होगी। क्या होगा? ये हमारी परा ऑटो है। तो 5 हमारा ग्लैंड कौन कौन सा हुआ? पहला हाइपोथैलेमस है, फिर पिट्यूटरी होगा, फिर पीनियल होगा, नेक्स्ट कौन सा है? ये थायराइड है। अगला कौन सा हो गया? ये हमारा पैराथायरॉइड है। तो अभी भी 4 बचा हुआ है ना, हमने बोला था टोटल 9 होते हैं, तो अभी भी 4 बचा हुआ है। तो देखिए अगला हमारा ग्लैंड कौन सा है? हम लोग क्या कहेंगे? ये हमारा थाइमस होता है। क्या होगा? ये हमारा थाइमस होता है। थाइमस का लोकेशन हार्ट के पास है। ये सब कुछ पढ़ाएंगे। अगला हमारा थाइमस हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा कौन सा ग्लैंड है? तो हम लोग क्या कहेंगे? ये हमारा पेनक्रियाज है। क्या होगा? ये हमारा पेनक्रियाज है। इसको हिंदी में किस नाम से? इसको अग्नाशय कहते हैं। क्या कहेंगे? इसको अग्नाशय कहते हैं। तो पहले आप लोग ये बताइए, अग्नाशय ये आप लोग का एक्सोक्राइन था ना, ये बहिस्रावी था ना, तो इसको हम एंडोक्राइन में क्यों लिख रहे हैं? बताएं आप लोग। पेनक्रियाज का एग्जाम्पल हमने किस में लिखा था? इसको हमने बहिस्रावी में लिखा था। फिर इसको हम लोग एंडो में क्यों लिख रहे हैं? फिर इसको हम लोग अंतःस्रावी में क्यों लिख रहे हैं? तो आपको पता होना चाहिए जो पेनक्रियाज है ना, ये दोनों की तरह काम कर सकता है। ये अंतःस्रावी भी होता है, बहिस्रावी भी होता है। 95% ये एंडोक्राइन है, इसलिए मेनली हम लोग किस में लिखेंगे? ये हमारा एंडो में भी आएगा। तो ये दोनों का एग्जाम्पल हो सकता है, एक्सो भी हो सकता है, ये हमारा एंडो भी हो जाएगा। ये आपका बहिस्रावी भी है, ये क्या होगा? ये हमारा अंतःस्रावी भी है। तो ये ग्रंथि दोनों की तरह काम करेगी, इसलिए एग्जाम्पल किस में आएगा? आपका दोनों में आ जाएगा। अब देखिए अगली हमारी ग्रंथि कौन सी है? तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है? हम लोग क्या कहेंगे? ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड है। क्या होगा? ये हमारी अधिवृक्क ग्रंथि है। तो 8वीं ग्रंथि हमारी कौन सी होगी? अधिवृक्क हो जाएगी। जबकि आखिरी कौन सा है? तो हम लोग क्या कहते हैं? ये हमारा गोनैड्स होता है। क्या होगा? ये हमारी लैंगिक ग्रंथि है। तो देखिए 9वीं ग्रंथि, आखिरी ग्रंथि कौन सी होती है? ये हमारा गोनैड्स है। और गोनैड्स को क्या कहते हैं? ये हमारी लैंगिक ग्रंथि है। तो देखिए लैंगिक ग्रंथि का मतलब नाम से ही क्या लग रहा है? वो ग्लैंड जो सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करे, वो ग्लैंड जो हमारे लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करे, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग लैंगिक ग्रंथि कहते हैं। तो क्या लग रहा है मेल फीमेल दोनों में गोनैड सेम होगा? बताइए आप लोग। जो मेल होते हैं और जो फीमेल होते हैं, क्या दोनों में लैंगिक ग्रंथि सेम होगा? तो आपको पता है ना, मेल फीमेल दोनों के कैरेक्टर अलग है, दोनों के लैंगिक लक्षण अलग है। इसका मतलब क्या है? दोनों में लैंगिक ग्रंथि क्या होगी? बिल्कुल अलग अलग होगी। और जो लैंगिक ग्रंथि है ये कितने प्रकार का है? ये मेनली 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? ये मेनली 2 प्रकार का होता है। और ये 2 प्रकार का हमारा कौन सा है?
तो पहला लैंगिक ग्रंथि ये क्या होगा, ये आपका ओवरी होता है। क्या होगा, ये अंडाशय होता है। और अंडाशय किसका ऑर्गन है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये फीमेल का ऑर्गन है। किसका ऑर्गन, ये फीमेल का ऑर्गन है। ऐसे देखिए अगला कौन सा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये टेस्टिस होता है। ये क्या होगा, ये वृषण होता है। और वृषण किसका ऑर्गन है, ये मेल का ऑर्गन होता है। तो यहाँ पर जो गुनैड होगा वो एक प्रकार का नहीं है, ये दो प्रकार का है। दो प्रकार का कौन सा, अंडाशय है जो फीमेल का ऑर्गन है, जो टेस्टिस है ये किसका ऑर्गन होगा, ये मेल का ऑर्गन है। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया अंतःस्रावी कौन कौन सी है, आप लोग का नाम कौन कौन सा है। तो क्या लग रहा है इसके बारे में हमें और क्या पढ़ना होगा, बताएं आप लोग। हमने नाम तो बता दिया, लेकिन इसके अलावा इसके बारे में हमें और क्या क्या पढ़ना होगा। तो आपको पता होना चाहिए इन सारी ग्रंथियों का लोकेशन कहाँ पर है। जैसे कई बार पूछा जाता है हमारे गले में कौन कौन सी ग्रंथि है, या फिर पूछ दिया गया हमारे हार्ट के पास कौन सा ग्लैंड है, या फिर पूछा गया हमारे किडनी के पास कौन सा ग्लैंड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इन ग्रंथि का लोकेशन कहाँ पर होगा, इनका आपका स्थान कहाँ पर होगा। तो कौन आंसर देंगे, निवेदिता, सिद्धार्थ, रुपेश, आप लोग आंसर दे। हाइपोथैलेमस का लोकेशन कहाँ पर होगा, रश्मि आप भी आंसर दीजिए, रोशन आप भी आंसर दीजिए। अगर हम आपसे पूछे हमारे हाइपोथैलेमस का लोकेशन कहाँ पर होगा, हमने बताया था जैसे हमने स्टार्ट किया था वहीं पर हमने आप लोग को डिस्कस किया था। तो चलिए सब लोग बताइए हमारे हाइपोथैलेमस का लोकेशन कहाँ पर है, जो पहली अंतःस्रावी ग्रंथि है इसका लोकेशन कहाँ पर होगा। बिल्कुल शोभम आपने सही आंसर दिया। बाकी सब लोग, देवा, अमरीश, पंकज, प्राची आपका भी आंसर सही है। अच्छा साइको भी है, इनका भी आंसर सही है। सोनल का भी आंसर सही है। हरीश और संदीप का भी आंसर सही है। योगेश, निकिता, शिव, हिमांशी सबने सही आंसर दिया। राहुल का भी आंसर सही है। और कौन है, आदर्श और साहला का भी आंसर सही है। ऋतिक का भी आंसर बिल्कुल सही है। तो हम बताएं, आप लोगों ने अपना आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया। अब हम आपको लोकेशन बताते हैं। और क्या पता होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए जो हाइपोथैलेमस है ना, ये हमारे ब्रेन में होता है। कहां पर होगा, ये हमारे मस्तिष्क में होता है। तो पहले बता चुके हैं ये हमारे ब्रेन का पार्ट है, ये मस्तिष्क का पार्ट है। और जब मस्तिष्क का पार्ट है ये क्या होगा, ये हमारे ब्रेन का पार्ट है। तो चलिए हम लोग साथ साथ लोकेशन भी देखते चलते हैं। तो आप लोग देखिए, ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, ये हमारा अंतःस्रावी का सिस्टम है। यहाँ पर आप लोग का एक ग्लैंड है, यहाँ पर आप लोग की ग्रंथि है। ये ग्रंथि कौन सी है, ये हमारा हाइपोथैलेमस है। क्या होगा, ये हमारा हाइपोथैलेमस है। आप लोग को बताया जाएगा जो हाइपोथैलेमस है ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, ये हमारे फोर ब्रेन का भाग होता है। तो पहला आप लोग को पता चला हमारा हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, ये हमारे ब्रेन का पार्ट है। अब चले देखिए अगली ग्रंथि कौन सी है, तो आप सबको पता है ना, ये हमारी पीयूष ग्रंथि है। कौन सी होगी, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। और क्या लग रहा है पीयूष ग्रंथि का लोकेशन कहां पर होगा, सब लोग आंसर दे, हमारे पीयूष ग्रंथि का लोकेशन। तो इसी डायग्राम में देखे आप लोग देख सकते हैं ना, जो आपका हाइपोथैलेमस है उसी के नीचे आपकी एक छोटी सी ग्रंथि उपस्थित होती है। इसको किस नाम से जानते हैं, ये हमारी पीयूष ग्रंथि है। क्या होगा, ये हमारा पिट्यूटरी है। तो इसका भी लोकेशन क्या कहेंगे, तो ये भी हमारे ब्रेन में होता है, ये भी हमारे मस्तिष्क में होता है। और मस्तिष्क में कहां पर होगा, तो ये हाइपोथैलेमस के नीचे होगा। कहां पर, ये हमारे हाइपोथैलेमस के नीचे होगा। तो चलिए देखिए आगे हम लोग क्या डिस्कस करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं अगला हमारा पीयूष ग्रंथि है। और पीयूष ग्रंथि का लोकेशन कहां पर है, ये हमारे ब्रेन में होगा। कहां पर, ये हमारे मस्तिष्क में होगा। और मस्तिष्क में कहां होगा, तो हम लोग कह सकते हैं ये हमारा बिलो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के नीचे है। तो दो ग्रंथि हमने आप लोग को बता दिया। एक हमारा कौन सा हो गया, आप लोग का हाइपोथैलेमस हुआ। अगला कौन सा हो गया, ये हमारी पीयूष ग्रंथि। तो अब बताइए अगली जो आपकी पीनियल काय है, जो आप लोग का पीनियल बॉडी होता है, इसका लोकेशन कहां पर होगा, क्या आप लोग बता सकते हैं। बिल्कुल प्रगति, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि आज क्लास है, लेकिन आज क्लास थी। तो चलिए बताइए हमारे पीनियल बॉडी का लोकेशन कहां पर होगा, हमारे पीनियल काय का लोकेशन। तो आप लोग कह सकते हैं हमारे मस्तिष्क में एक भाग होता है जिसको क्या कहते हैं, जिसको हम लोग मध्य मस्तिष्क कहते हैं। और मध्य मस्तिष्क के बगल में एक छोटा सा ग्लैंड है, इसी को हम लोग पीनियल बॉडी कहेंगे, इसी को हम लोग पीनियल काय कहेंगे। तो जो पीनियल काय है इसका भी लोकेशन कहां पर है, ये भी हमारे ब्रेन में होगा। कहां पर, ये भी हमारे मस्तिष्क में होगा। तो नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट हमारा ग्लैंड कौन सा है, तो हम लोग कह सकते हैं ये हमारा पीनियल बॉडी है। और पीनियल बॉडी का लोकेशन कहां पर है, ये भी हमारे ब्रेन में होगा। कहां पर, ये भी हमारे मस्तिष्क में होगा। तो क्या लग रहा है, क्या सारी ग्रंथियां हमारे ब्रेन में ही होती होंगी, बताइए आप लोग, क्या सारी ग्रंथियां हमारे ब्रेन में ही होती होंगी। हमने आपको बताया हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है, पिट्यूटरी कहां पर होता है, ब्रेन में होता है, पीनियल कहां पर होता है, ब्रेन में होता है। तो क्या हमारी 9 की 9 ग्रंथियां सारी ब्रेन में होंगी, या ब्रेन के अलावा भी कहीं हो सकती हैं, बताइए आप लोग, क्या ब्रेन के अलावा भी कहीं हो सकती हैं। तो क्या थायराइड हमारे ब्रेन में होता है,
बताइए आप लोग, हमारी ऑटो ग्रंथि क्या ब्रेन में होती है? तो आपको पता है ना, जो थायराइड है ये ब्रेन में नहीं होता, ये मस्तिष्क में नहीं होता है, ये हमारे गले में होता है। कहां पर? ये हमारे गले में होता है। तो अगला देखिए, अगला हमारा ग्लैंड कौन सा है? ये हमारा थायराइड है। थायराइड को क्या कहेंगे? ये हमारे गले में होता है। और इसका शेप कैसा है? हम लोग क्या कहेंगे? ये हमारा एच आकार का है। कैसा होगा? ये हमारा एच आकार का है। या इसी का अगला शेप हम लोग क्या कहते हैं? ये हमारे बटरफ्लाई शेप का है, ये हमारे तितली के आकार का है। तो जो अगला ग्लैंड है ये हमारा थायराइड है। थायराइड कहां पर होता है? गले में होगा, जो एच आकार का है, या इसी को हम लोग बटरफ्लाई शेप भी कहते हैं। तब आप लोग बताइए, हमारी तितली वाली ग्रंथि कौन सी होती है? क्या आप बता सकते हैं? हमारी तितली वाली ग्रंथि कौन सी है? वह कौन सी ग्रंथि है जिसको बटरफ्लाई ग्लैंड कहेंगे? शेप हमने बता दिया ना। चले हम आपको दिखा भी देते हैं थायराइड कैसा दिखता है। ये आपका थायराइड है, ये आपका थायराइड है, जो एच जैसा दिखता है, आपका बटरफ्लाई जैसा दिखता है। तो चलिए बताइए, वो कौन सी ग्रंथि है जो बटरफ्लाई ग्लैंड है, जो तितली वाली ग्रंथि है? बिल्कुल यशवर्धन, सबका आंसर सही है। निवेदिता का भी आंसर सही है। आप सबको पता है ना, इसका शेप तितली की तरह का है। तो हम लोग क्या कहेंगे? ये हमारा थायराइड होगा। क्या होगा? ये हमारा थायराइड होगा। तो बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा ग्लैंड कौन सा है? तो आपको पता है थायराइड इसी से संबंधित दूसरा ग्लैंड है, जिसको क्या कहते हैं? ये हमारी परा ऑटो ग्रंथि है। क्या होगा? ये हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड है। और पैराथायरॉइड क्या कहेंगे? इसका लोकेशन कहां पर है? तो ये हमारा कहां पर होगा? ये भी हमारे थ्रोट में। ये भी कहां होगा? ये भी हमारे गले में होगा। लेकिन गले में कहां पर होगा? इसका लोकेशन गले में कहां पर होगा? तो आप लोग देखिए, ये क्या है? ये हमारा थायराइड ग्लैंड है, सबको पता है ना। ये हमारी ऑटो ग्रंथि है। ऑटो ग्रंथि का शेप कैसा होता है? सब बताइए, ऑटो ग्रंथि का शेप कैसा होता है? अब सबको पता है, ये हमारा एच आकार का है। एच के टोटल कितने कोने बनते हैं? आप लोग बता सकते हैं एच के टोटल कितने कोने बनते हैं? तो इसके टोटल आपके 4 कोने बनेंगे। और इसी चारों कोनों के पीछे लोकेशन किसका है? ये हमारा पैराथायरॉइड होगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा पैराथायरॉइड होगा। तो जब भी आप लोग से पूछा जाए पैराथायरॉइड का लोकेशन कहां पर है, हमारे परा ऑटो का लोकेशन कहां पर है, तो ये हमारे गले में होगा। लेकिन गले में कहां पर होगा? तो हम लोग कह सकते हैं, तो पहले लिख लीजिए आप लोग, इसका भी लोकेशन कहां पर है? तो हम लोग क्या करेंगे? ये भी हमारे थ्रोट में होता है। कहां पर? ये भी गले में है। लेकिन गले में क्या कहेंगे? ये हमारा बिहाइंड द 4 कॉर्नर ऑफ थायराइड होगा। क्या होगा? थायराइड के चारों कोनों के पीछे। तो क्या लिखेंगे? ये ऑटो के चारों कोनों के पीछे है। तो जो ऑटो ग्रंथि है इसके चारों कोनों के पीछे लोकेशन किसका हो गया? ये हमारा पैराथायरॉइड। तो क्या आप लोग बता सकते हैं हमारे शरीर में परा ऑटो ग्रंथि का टोटल नंबर कितना होगा? बताइए आप लोग, हमारे शरीर में परा ऑटो ग्रंथि का टोटल नंबर कितना होगा? ये आपका 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, या फिर 4 होता है? क्या लग रहा है? ये टोटल कितना है? तो जब ये चारों कोनों के पीछे, हम लोग क्या कहेंगे? ये टोटल 4 होता है। कितना होगा? ये टोटल आपका 4 होता है। तो ये जो 4 ग्रंथि है इसका लोकेशन हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जितना हमने पढ़ाया कुछ समझ आया? जो भी डाउट है आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। अभी भी आपके पास 5 मिनट है, आप लोग हमसे डाउट पूछ सकते हैं। सत्यम 44 थोड़ी होगा, 4 होगा ना। 44 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका नंबर टोटल कितना है? ये आपका 4 होगा। बिल्कुल सही आंसर है, सबको पता है ये टोटल 4 होगा। तो कोई डाउट है? कुछ पूछना है आप लोगों को? अभी हमें थाइमस का लोकेशन जानना है, जो हम लोग अगली क्लास में जानेंगे। पेनक्रियास का लोकेशन, अधिवृक्क ग्रंथि का लोकेशन, इसके साथ साथ इसका फंक्शन भी पढ़ाएंगे। इससे हार्मोन कौन सा बनता है, थायरॉक्सिन कम हो जाए तो क्यों हमें मोटापा होता है, क्यों हमें ओबेसिटी होता है, ये सबको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल थायराइड रिलेटेड टू ओबेसिटी होता है। लाडू पढ़ाया नहीं कि एंडोक्राइन टोटल 9 होते हैं, तो लिमिटेड नंबर ही तो होगा, 9 होते हैं और ये फिक्स नंबर होता है। एक मिनट, कल क्लास है या नहीं है? वैसे कल तो क्लास नहीं होनी चाहिए। नहीं, कल क्लास है आपकी 1 से 2:30 बजे तक। पहले हम आपको बता दें, कल आप लोग की क्लास है, कल आपकी 1 से 2:30 बजे तक क्लास होगी। कल शाम में क्लास नहीं होगी, कल आपकी 1 बजे से क्लास है। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है तब भी आपको पता होना चाहिए कि कल क्लास है। आदित्य थोड़ा सब्र करेंगे, सब्र करेंगे, सब पता चल जाएगा। अभी हमने ऑटो ग्रंथि तो पढ़ाया नहीं है, ऑटो ग्रंथि पढ़ाएंगे तब आपको डिस्कस करेंगे। हार्मोन कौन सा बनता है तब आपको बताएंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म, जब थायराइड की कमी होती है, इससे कौन सी बीमारी है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो थोड़ा सब्र रखना सीखे, थोड़ा पेशेंस रखना सीखे। ऐसा हम आपको कोई आंसर नहीं देने वाले हैं, आप अपना पहले नेचर चेंज कीजिए, उसके बाद आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। रविकरण, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा वीओडी आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम शायद बताया था ना आप लोगों को हमने कि आप लोग हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है?
ये बायोलॉजी बाई सबा है। आप लोग देखेंगे अप्रोक्स जिस पे 27-28 हजार सब्सक्राइबर है, वो मेरा चैनल है। आप लोग चाहे तो उस पर हमसे जुड़ सकते हैं। कल सैटरडे है लेकिन कल भी क्लास है और कल क्लास 1 से 2:30 बजे तक है। हम पहले बता दें, कल शाम को आप लोग लाइव मत आइएगा क्योंकि हम लाइव नहीं आने वाले हैं। 1 से 2:30 बजे तक क्लास होगी। तो और कोई डाउट है या फिर आज की क्लास खत्म करें? योगेश, पीडीएफ अभी इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हमने कल भी बताया था मेरे बोर्ड में प्रॉब्लम है जिससे पीडीएफ सेंड नहीं हो पाता है। जब बोर्ड सही हो जाएगा, पीडीएफ सेंड होगा, हम सारा पीडीएफ आपको एक ही बार प्रोवाइड कर देंगे, तो परेशान मत होइए। खत्म? चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, और कल की क्लास में हम आपको पूरा डिस्कस करेंगे ये सारी ग्रंथियां क्या होती हैं। रत्ना सिंह पटेल, हमने पढ़ाया था ना डक्टलेस ग्लैंड क्या है। तो एंडोक्राइन जो होता है ना, जो अंतःस्रावी होता है, इसी को किस नाम से जानते हैं? इसी को नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। इसी को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड नाम से जानते हैं। तो चाहे आप लोग का डक्टलेस ग्लैंड लिखा हो, चाहे आपका एंडोक्राइन लिखा हो, दोनों आपका सेम हो जाएगा। दोनों क्या है? दोनों आपका सेम होगा। मोनिका, आपका डाउट क्लियर करने से पहले आप अपने दिमाग को शांत कीजिए। हमें लग रहा है आपका दिमाग ओवर एक्टिव है, जो एक जगह टिकता नहीं है, कभी एक जगह जाता है, कभी दूसरी जगह जाता है। पहले दिमाग को शांत कीजिए, फिर क्वेश्चन पूछिएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। लेकिन पहले दिमाग को शांत करना सीखे। इतना ओवर एक्टिव दिमाग अच्छी बात नहीं होती है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। तब तक सबको थैंक यू सो मच क्लास। मेरी तरह हमेशा खुश रहिए, हमेशा मस्त रहिए, हमेशा जबरदस्त रहिए।